नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं अन्योक्त और समासोक्त अलंकार। साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है अन्योक्त और समासोक्त अलंकार पढ़ाने में, क्योंकि तमाम विद्वान इसे अन्योक्त और समासोक्त के विषय में अपना अपना मत दे दिए हैं। फिर भी साथियों, इसे हम पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप साथियों जानिए, समासोक्त का मतलब होता है, इसका अगर हम खंड करेंगे तो ये समास धन उक्ति है। इसमें साथियों गुण संधि हुआ है। कौन सा संधि हुआ? गुण संधि। इसमें अन्य धन उक्ति है। अन्य माने दूसरे के विषय में उक्ति कही जाती है, और दूसरे के विषय में उक्त करके आपके विषय में इशारा किया जाता है कि आपको आपके विषय में क्या कहना है। तो समास इसमें क्या होता है साथियों, इसमें कथानक प्रधान होता है, और जो कई बात कही जाती है कवि की, वह समास का मतलब होता है कि साथियों की समास माने संक्षेप। जो बात उक्त कहना है वो संक्षेप में कहा जाता है, लेकिन कथानक के माध्यम से कहा जाता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों, इसमें गुण संधि है। और साथियों समझ लीजिए, इसके विषय में एक चीज़ और आप लोग जानते रहिए कि समासोक्ति जो होता है साथियों, अन्योक्त का क्या होता है, इसे आप जान लीजिए। अन्योक्त का उल्टा होता है साथियों। तो अन्योक्त क्या होगा? समासोक्त का उल्टा होगा। तो इसे आप लोग जानते रहिए, अन्योक्त और समासोक्त आपस में विरोधी हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए। और साथियों इसके विषय में भी आप लोग जानते रहिए कि अन्योक्त को एक और नाम से जाना जाता है, कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है, वह है अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा, इसका प्रस्तुत प्रशंसा किसे कहा जाता है? अन्योक्त को कहा जाता है साथियों। और साथियों इसके विषय में आपको बता दूं कि इसमें प्रस्तुत के माध्यम से, समासोक्त में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन होता है। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन होता है। तो इसमें जो प्रस्तुत होता है साथियों वह मुख्य होता है समासोक्त में, और जो अप्रस्तुत होता है साथियों वह गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है। और इसमें अन्योक्त में क्या होता है साथियों कि इसमें अप्रस्तुत जो होता है, अप्रस्तुत के माध्यम से माने अप्रस्तुत मुख्य हो जाएगा। इसे आप लोग बेहतर ढंग से समझते रहिए। और इसमें जो प्रस्तुत होगा, अप्रस्तुत के माध्यम से जो प्रस्तुत का कथन होगा, वो प्रस्तुत क्या हो जाएगा साथियों? गौण हो जाएगा। इसका माने जस्ट समासोक्त का उल्टा ही अन्योक्त है। इसे साथियों आप लोग समझते रहिए। और साथियों इसमें उपमेय के बहाने उपमान का वर्णन किया जाता है। इसमें जो है उपमेय जो होता है, उपमेय के बहाने उपमान का वर्णन होता है साथियों। इसमें क्या होगा? उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन होता है। इसका उल्टा ही है साथियों, बस ये आप लोग समझते चलिए। इसमें साथियों समासोक्त में डायरेक्ट के जरिए इनडायरेक्ट की तरफ इशारा किया जाता है। अगर हम अंग्रेजी में समझे साथियों, थोड़ा अंग्रेजी भी बता दें। डायरेक्ट के जरिए, डायरेक्ट के जरिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट की तरफ इशारा किया जाता है। इशारा, तो ये जानते रहिए। और इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट के जरिए डायरेक्ट के विषय में बताया जाता है। तो इस समासोक्त का पहला उदाहरण है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी से ये उदाहरण लिया गया है, समासोक्त है। तो साथियों देखिए, गौर करिए। सिंधु सेज पर धरा वधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृत में मान किए सी ऐठी सी। यहाँ पर देखिए साथियों, एक तो मानवीकरण अलंकार है,
मानवीकरण इसलिए है कि यहाँ पर प्रलय में मानवीकरण गुण बताया गया है, तो इसलिए मानवीकरण है। दूसरा साथियों, सिंधु को सेज बता दिया गया है, और धरा माने पृथ्वी को वधु माने दुल्हन बता दिया गया है, मतलब रूपक भी है इसमें साथियों। और बैठी सी, ऐठी सी, किए सी, इसमें उपमा भी है। बैठी सी, ऐठी सी में इसमें उपमा भी है साथियों। और मानवीकरण भी है। मानवीकरण इसलिए कि प्रकृति का इसमें मानवीकरण किया गया है। और साथियों जो समासोक्ति है, इसलिए कि सिंधु को सेज, सिंधु रूपी सेज पर धरा माने पृथ्वी रूपी वह दुल्हन बैठी हुई है संकोच में, कि प्रलय निशा, वह प्रलय माने प्रलयकारी वह जो रात्रि थी, हलचल स्मृति में, वह इतनी हलचल, इतनी तांडव मचा दी वह रात्रि कि वह उसे याद कर रही है, वह दुल्हन उसे याद कर रही है। और मान की ऐसी ऐठी सी, और उसको जब याद कर रही है उसे बड़ा क्रोध है, बड़ा मान हो रहा है, और गुस्से में ऐठी हुई है। तो साथियों यहाँ पर देखिए प्रलय का दृश्य है, तो जो प्रस्तुत है वह प्रलय है, और जो अप्रस्तुत है वह है दुल्हन। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर एक नायिका का भी चित्र उकेरे हैं, कि सुहाग रात का भी दृश्य है, कि पति रूपी प्रलय जब वह आता है, और वह नायिका जब उस रात्रि को याद करती है, तो उसे बड़ा जो है, सुबह उठी है वह अपने उस रात्रि को याद कर रही है, तो उसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि वह गुमान में ऐठी हुई है और वो परेशान है। तो इस तरह से साथियों प्रस्तुत के बहाने अप्रस्तुत का कथन है। तो इसलिए यहाँ पर चौथा अलंकार समासोक्ति है साथियों। ये समासोक्ति अलंकार ये भी है, इसे आप लोग जानते रहिए। तो अगर ऑप्शन में रूपक है तो रूपक लगा दीजिए, क्योंकि धरा को धरा रूपी वधु, सिंधु रूपी सेज, तो यहाँ पर समुद्र को बिस्तर, सेज माने बिस्तर होता है, बेड होता है, तो सिंधु को सेज बता दिया गया है, और इस धरती को वधु बता दिया गया है, दुल्हन बता दिया गया है। और साथियों यहाँ बैठी सी, ऐठी सी, किए सी, सा से सी माने वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, तो इसलिए उपमा अलंकार भी है। और पूरे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण भी है। और साथियों प्रस्तुत के बहाने अप्रस्तुत का कथन है, इसलिए समासोक्ति भी है। तो इसलिए यहाँ समासोक्ति है साथियों। दूसरा उदाहरण है, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई, साँझ कलानिधि जोई। कुमुदनी साथियों एक फूल होता है जो रात्रि के समय खिलता है, कमल की तरह होता है। और वह कुमुदनी फूल जो है रात में तभी खिलता है जब चांदनी रात हो, पूर्णिमा का रात हो, 14वीं का चांद हो, वह चंद्र को देखकर प्रसन्न होती है कुमुदनियाँ। तो कुमुदनी प्रफुल्लित भई, जब फूल जो है खिलता है तो अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता है। तो यहाँ वही प्रसंग है कि कुमुदनियाँ जो हैं प्रफुल्लित भई, और साँझ कलानिधि, साँझ के समय जैसे संध्या होती है उसके बाद आकाश में गगन में चांद दिखाई देता है, तो कलानिधि माने, कलानिधि कहा गया है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जो है 14 कलाओं में ऐसे निरंतर अमावस पूर्णिमा में बटा रहता है। तो यहाँ पर साथियों ये तो प्रस्तुत है कि कुमुदनी प्रफुल्लित हो गई चंद्रमा को देख करके, लेकिन अप्रस्तुत ये भी है कि डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट क्या कहा जा रहा है। कवि का भाव है कि कुमुदनी माने यहाँ नायिकाएं, सुंदरियां जो है प्रफुल्लित हो जाती हैं शाम के समय अपने कलानिधि अर्थात प्रेमी को देख करके। शाम के समय अपने प्रेमिकाएं प्रेमी को देख करके, अपने शैया को देख करके खिल जाती हैं। तो यहाँ जो है प्रस्तुत के बहाने अप्रस्तुत का कथन है, इसलिए साथियों यहाँ भी समासोक्ति है। साथियों ये है जायसी के पद्मावत का पंक्ति। इसमें जायसी प्रसंग में बता दूं, पद्मावती सिंघलगढ़ की राजकुमारी है और जम्बू द्वीप का राजकुमार चित्तौड़गढ़ का राजा रतन सेन है। पद्मावती के सौंदर्य पर मुग्ध हुआ और वहां जाकर सिंघलगढ़ में विवाह करता है। अब विवाह करने के पश्चात अब विदाई का सीन है। राजकुमारी पद्मावती अब सिंघल द्वीप से जम्बू द्वीप जा रही हैं, अब बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है। तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जो कि रायबरेली के थे, तो उन्हें लगा, उस समय न इतना आधुनिक था, मैप था,
उन्हें लगा कि ये जो श्रीलंका है ये 7 समुंदर पार है। तो वो 7 समुंदर का मतलब यहाँ साथियों प्रतीक से है, एक दुर्लभ रास्ता है श्रीलंका जाने का, इसलिए कि हनुमान जी गए थे, हनुमान जी के बाद कोई जा नहीं पाया, उसके बाद राजा रतन सेन पहुँचे हैं। तो यहाँ वही प्रसंग है साथियों, देखिए जयसी जी लिखते हैं, मिलहु सखी हम तहवा जाई, जहाँ जाई पुनि आउब नाही, 7 समुद्र पार वह देसा, कितरे मिलन कितयाब संदेशा। यहाँ पर सखियों से मिल रही हैं, विदाई का दृश्य है, और पद्मावती नायिका कह रही कि हे सखी हम तहवा जाई, अब हम तो यहाँ से छोड़ करके जम्बू द्वीप जा रही हैं, जहाँ जाए पुण्य आउब नाही। और वह इतना दूर है कि वहाँ से दोबारा लौटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में अपार समुद्र है, और वह 7 समुद्र पार वह देशा, वह देश जो है 7 समुद्र पार है। फिर रे मिलन कित आब संदेशा, फिर कब पता नहीं मिलना होगा और किस प्रकार से संदेशा मिले या न मिले। तो इस पीड़ा से पद्मावती दुखी है, विदाई का दृश्य है। तो यहाँ पर साथियों देखिए ये प्रस्तुत है, जो कथानक है यही मुख्य है। जब प्रस्तुत मुख्य हो और अप्रस्तुत गौण हो, अप्रधान हो, तो इसमें कथानक, चूंकि देखिए ये समासोक्त और नियोक्त अलंकार साथियों 2 विद्वानों की भिड़ंत थी, इसमें बहुत ही विवाद है। एक आचार्य शुक्ल थे जो पद्मावत को समासोक्ति मानते हैं, उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र हुए, वो अपने साहित्य में लिखते हैं कि यह अन्योक्ति है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो एक प्रसंग आया है तन चितौर उपसंहार में, पद्मावत के उपसंहार में मलिक मोहम्मद जायसी जी अंत में लिख दिए, उसी से सारा कन्फ्यूजन पैदा हो गया साथियों। तन चितौर मन राजा कीना, हे सिंगल बुद्ध पद्मिन चीन्हा, और गुरु सुवा जह पंथ दिखावा, बिन गुरु ज्ञान के निर्गुण पावा, और राघव नागमती यह दुनिया, धंधा बांधा चित एहि चित बधा, और राघव दूत सोई शैतानी, माया अलाउद्दीन सुल्तानू। तो ये जो लिखे हैं उपसंहार में, तो ये पूरी तरह से रूपक है। इसमें रूपक माने ही को सिंहल, हृदय को सिंहल बता दिया गया, तन चितौर, तन को चित्तौड़गढ़ बता दिया गया है, और सुवा को गुरु बता दिया था, हीरामन तोता जो था, और माया को अलाउद्दीन, माया रूपी अलाउद्दीन था, और राघव चेतन क्या है, शैतान है। तो इस तरह से यहाँ पूरी तरह से रूपक माना गया है और अन्योक्त हो जा रहा है। लेकिन इस अन्योक्त के सहारे पूरे पद्मावत महाकाव्य को अन्योक्त कहना ये गलत है। और आचार्य शुक्ल ने जो बताया है कि पद्मावत समासोक्ति है, तो साथियों इतना जान लीजिए, चूंकि विद्वानों में भिड़ंत है, जहाँ तक मेरा मानना है पद्मावत पूरी तरह से समासोक्ति है। क्योंकि साथियों सूफी काव्य की एक प्रबल विशेषता है कि इसमें लौकिक कथानक को ही प्रधानता दी गई है, और लौकिक कथानक के बहाने पारलौकिक माने पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा के मिलन को बताया गया है। लेकिन जो हिंदू धर्म का जो कथानक था वह प्रधान है, इसलिए आचार्य शुक्ल उसी के नतीजे में बताते हैं कि समासोक्ति है। और साथियों यहाँ भी समासोक्ति है। तो मिलन सखी हम तहवा जाई, जहाँ जाए पुण्य आउब नाही, 7 समुद्र पार वह देशा, कितरे मिलन कित आप संदेशा। मतलब ये तो था कथानक, पद्मावती जो है जा रही, विदाई का दृश्य है, अब सिंघलगढ़ से जम्बू द्वीप जाना है। लेकिन इसके अलावा साथियों यहाँ पर आत्मा जो है जा रहा है परलोक, और फिर उसका मिलना हो या न हो वह परमात्मा से मिलने जा रहा है। इसलिए जब आत्मा परमात्मा से मिलने जाता है तो जो माया रूपी संसार है उसे छोड़ने में दुख होता है। तो यहाँ वही विलाप पद्मावती कर रही है, उसे माया त्यागने में बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जैसे ही परमात्मा को पाएगी तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष है, इसलिए समासोक्ति है। अब साथियों ये दूसरा उदाहरण है, ये भी पद्मावत से है। यहाँ पर है साथियों, सो दिल्ली असनि बहुर देसु, कोई न बहुरा कहई संदेशु, जो गवने सो तहाँ कर होई, जो आवे क्यों जान न सोई। यहाँ पर भी साथियों देखिए, सो दिल्ली असनि बहुर देसु, जहाँ पर दिल्ली है वहाँ अलाउद्दीन सुल्तान रहता था। तो उसके विषय में कहा जाता है, दिल्ली के विषय में, कि असनि बहुर देसु, वहाँ सबका निर्वाह हो जाता है, कोई न बहुरा काहे संदेशु। और वहाँ जो जाता है फिर वो लौट कर आता नहीं, और न किसी प्रकार का संदेश मिल पाता है। जो गौने सो तहाँ कर होई, जो वहाँ जाता है गमन कर जाता है वो वहाँ कर ही, दिल्ली का ही होकर
रहता है और दिल्ली से वापसी उसकी नहीं हो पाती, जो आवे कोई जान न सोई। ऐसा कोई सुना ही नहीं गया है दिल्ली जाने के बाद कोई लौट कर वापस आया हो। तो साथियों यहाँ दिल्ली का मतलब जायसी जी बता रहे हैं कि उसी परलोक से है, उसी बैकुंठ धाम से है। तो इस तरह से माने कथानक ही प्रधान है और इस कथानक में अप्रस्तुत जो है माने उपमेय के बहाने उपमान की भी चर्चा की गई है। इसलिए साथियों यहाँ पर भी समासोक्ति है, यहाँ पर कथानक मुख्य है और जो अप्रस्तुत है वह गौड़ है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर भी समासोक्ति अलंकार है। अब साथियों कुछ उदाहरण हमने अन्योक्त का लिए हैं, जैसे है जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। माने साथियों यहाँ पर सीधे वचन न करके इनडायरेक्ट के बहाने डायरेक्ट को कहना। इनडायरेक्ट इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट कहना और डायरेक्ट के बहाने इनडायरेक्ट की भी झलक होती थी। और इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट के बहाने डायरेक्ट को कहना, माने अन्य के बहाने आपको सुनाना कोई बात। आपसे डायरेक्ट मैं न कहूँ, इतना साहस नहीं है, तो मैं दूसरे की बात, दूसरे की चर्चा कह के मैं आपको थोड़ा इशारा करूं। तो यहाँ देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार। यहाँ पर कुसुम माने साथियों फूल होता है और गई सुबीत बहार। कुसुम एक समय खिलता है लेकिन जब बाहर चला जाता है तो मुरझा जाता है, पतझड़ होकर के ज़मीन पे गिर जाता है। अब अली रही गुलाब में, हे अली हे भंवरे। अब वह गुलाब का फूल नहीं है जिस पे तू मंडराएगा, बैठेगा, रस लेगा, रसास्वादन करेगा। अपत कटीली डार, अब तो उसमें पत्ते भी नहीं रह गए, पतझड़ आ गए। अपत बिना पत्ते के कटीली डार माने अब उसमें डालियां हैं, उसमें सिर्फ कांटे हैं, उसमें अब फूल नहीं है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जीवन नश्वर है, जवानी सदैव नहीं रहती, बुढ़ापा भी आती है, अब बुढ़ापा के बाद मृत्यु भी आती है। तो अब बुढ़ापा कैसे है, कटीली डार की तरह है, अपत कटीली डार। न उसमें सौंदर्य रहता है, न रौनक रहती है, न उमंग रहता है, न शक्ति रहती है। और जवानी क्या है, कुसुम की तरह है जो खिली हुई है, उसमें सारे बहार जो है लूटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों माने अन्य के बहाने, फूल और भंवरे के बहाने यहाँ पर एक बड़ी बात कही जा रही है। तो वह बात क्या है, यहाँ पर अप्रस्तुत प्रधान हो गया है और जो मुख्य बात है वह गौण हो गया है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर अन्योक्ति है, यहाँ पर उपमान के बहाने उपमेय की चर्चा की जा रही है, इसलिए साथियों यहाँ पर अन्योक्ति है। साथियों हमें लग रहा है कि हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक समासोक्त और अन्योक्त का हम कई दिन विचार किए। इसमें बड़ा विवाद है, किताबों में भी बड़ा विवाद है, कुछ किताबों में कुछ लिखा गया है, कुछ किताबों में कुछ, क्योंकि विद्वानों में ही विवाद है। जब आचार्य शुक्ल जैसे बड़े योद्धा के सामने डॉक्टर नगेंद्र खड़े होते हैं और आचार्य शुक्ल की बात को काट देते हैं साथियों, जैसे आज डॉक्टर मैनेजर पांडे का निधन हुआ है साथियों, और ये खुद जो है आचार्य शुक्ल के बहुत बड़े विरोधी थे। ये जैसे आलोचना जगत में कमर कस के आए थे कि हम आचार्य शुक्ल की हर बात को काटेंगे, तो उस तरह से माने एक परंपरा ही चल पड़ी थी आचार्य शुक्ल के जाने के बाद कि उनकी आलोचना करके ही हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, अपनी बात कहेंगे। तो इस तरह से साथियों हम पूरा प्रयास किए हैं आपको समझाने का। अब साथियों ये निराला जी की लाइन है, कुकुरमुत्ता से लिया गया है और यह प्रगतिवादी रचना है साथियों। इसमें माने कार्ल मार्क्स का जो प्रगतिवाद था उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें गुलाब को एक प्रतीक माना गया है, पूंजीपति का प्रतीक है, और कुकुरमुत्ता को साथियों सर्वहारा या मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर माने गुलाब मन के बहाने पूंजीपतियों को लताड़ रहे हैं। अब गुलाब के बहाने, गुलाब क्या हो गया, अप्रस्तुत है और वह अप्रस्तुत मुख्य है, लेकिन उस निराला जी सुना रहे तमाम पूंजीपतियों को, अमीर लोगों को जो कि मजदूरों का शोषण करते हैं। तो साथियों यहाँ पर अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आप खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो साथियों यहाँ पर गुलाब के बहाने साथियों निराला जी पूंजीपतियों को लताड़ रहे हैं।
तो गुलाब क्या है? पूंजीपति का प्रतीक है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर भी उपमान के बहाने उपमेय की चर्चा की जा रही है, अप्रस्तुत के बहाने प्रस्तुत की चर्चा की जा रही है, लेकिन जो अप्रस्तुत है वह प्रधान है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर भी अन्योक्ति है। और साथियों देखिए बिहारी की लाइन है, बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी जी एक ऐसे कवि थे जो राजाश्रित थे, राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। और राजा जयसिंह को, ये तो थे बड़े सिंगारिक कवि, लेकिन राजा जयसिंह को बीच बीच में ज्ञान देते थे। अब चूंकि राजा को डायरेक्ट कोई बात आप नहीं कर सकते, ये भले राजा जयसिंह के एक आश्रित कवि थे, तो इनको जब कोई बात कहनी होती थी तो बड़ी चतुराई से रखते थे। तब जब बात जो है किसी के बहाने बड़े चतुराई से रखा जाता है, उसी का नाम साथियों अन्योक्त अलंकार होता है। यहाँ पर बिहारी ने औरंगजेब, जो जयपुर के राजा बिहारी ये जयसिंह थे, उनके वो जो है औरंगजेब के कहने पर तमाम राजस्थान के और क्षेत्रों के राजाओं का वध करवाते थे और क्षेत्र को हड़प लेते थे। और औरंगजेब और जयसिंह में एक करार हुआ था कि जो विजय होने पे जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हमारा रहेगा, लेकिन लूटपाट पे जो धन मिलेगा वो तुम्हारा रहेगा। तो जयसिंह को भी फायदा ही फायदा था। लेकिन यहाँ पर बिहारी जयसिंह के ज्ञान को थोड़ा बढ़ाते हैं कि आप ये क्या अत्याचार कर रहे हैं। एक दुराचारी, एक अत्याचारी शासक के कहने पर आप अपने ही प्रजा, अपने ही धर्म के लोगों पर जो है कत्लेआम कर रहे हैं, यह कहीं भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, जिस स्वार्थ में तुम ये कृत्य कर रहे हो, न श्रम वृथा, इस परिश्रम का कोई मतलब नहीं है, ये व्यर्थ जाएगा। वृथा माने व्यर्थ जाएगा। देख विहंग बिहार, हे विहंग, हे पक्षी, इसे विचार करके देख लो कि बाज पराए पानी पर। हे बाज पक्षी, तू पराए प्राणियों के ऊपर तू पक्षी न मार, तुम ऐसे ही पक्षियों को मत मार, तू ऐसे ही पक्षियों को मत मार। तो यहाँ पर विहंग विचार माने यहाँ पर बिहारी साहब इस पक्षी, बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को चेता रहे हैं कि ये तू क्या कर रहा है, तू अपने ही पक्षियों को क्यों मार रहा है, अपने ही हिंदू जातियों को क्यों मार रहा है। एक औरंगजेब अत्याचारी के कहने पर हिंसा कहीं भी धर्म नहीं हो सकती। हिंसा, अहिंसा को धर्म माना गया है। हिंसा को, कत्ल को किसी भी ग्रंथ में धर्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर साथियों बिहारी साहब बाज पक्षी के माध्यम से जयसिंह को संदेश दे रहे हैं कि आप ये हिंसा का मार्ग त्याग करके अहिंसा के मार्ग पर आइए, ये क्षुद्र स्वार्थ को त्याग करके परोपकार के मार्ग पे चलिए। तो यहाँ पर बिहारी साहब बीच बीच में इनको ज्ञान दिए हैं। तो इसलिए साथियों यहाँ पर एक उदाहरण और है, माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूली फूली चुंग लई काल हमारी बार। यह कबीर साहब का दोहा है साथियों। इसमें कबीर साहब बताते हैं कि माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार। जब माली आता है बगीचे में, तो माली जो फूल बनाता है, तो सारे जो फूल खिले रहते हैं, यहाँ तक कि जो फूल खिले रहते हैं उनको डाल से तोड़ लेता है और तोड़ कर ले जा कर के माला बना के बेचता है। तो साथियों यहाँ कलियाँ जो है, फूल अभी नहीं बनी हैं, वो कलियाँ ये विचार कर रही हैं कि ऐसे कल हम भी फूल बन जाएंगे और ये माली आएगा और डाल पर से तोड़ लेगा। तो यहाँ माली साथियों मृत्यु का, काल का, यमराज का प्रतीक है, और कलियाँ साथियों यौवन का प्रतीक है। और फूल जो है, फूल माने ये समझ लीजिए जीवन के अंत का प्रतीक है। और काल हमारी बार माने भविष्य, कलियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं कि ऐसे ही दुर्दशा हम लोगों का भी होगा। तो इस तरह से इस उपमान के जरिए उपमेय के विषय में बताया जा रहा है। इस अन्य की चर्चा करके आपको सही बात बताई जा रही है। यहाँ पर माने ये बताने का कबीर साहब ने प्रयास किया है प्रतीक के द्वारा कि जीवन नश्वर है, एक दिन यमराज आएगा और लेके चला जाएगा। इसलिए इस जीवन, नश्वर जीवन पर आप ज़्यादा गुमान मत करो। साथियों बिहारी का पहला दोहा है। इसी दोहे के बल पर बिहारी ने जयपुर के दरबार में प्रवेश किया था। राजा जयसिंह को यह दोहा इतना प्रिय लगा कि वो जो नई दुल्हन के चक्कर में फंसे थे, उस मोह को, उस माया को त्याग करके राजपाट
में फिर लौट आते हैं। और वह दोहा यही था कि बिहारी को इतना साहस नहीं था कि राजा जयसिंह से सीधे सीधे बात कर लेते। वे अन्न के बहाने, माने भौरा और फूल के बहाने राजा जयसिंह को कुछ बातें बताए हैं, माने अप्रस्तुत के बहाने प्रस्तुत के विषय में बताए हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर अन्योक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली हिंसो बधे आगे कौन हवाल। तो कौन हवाल, कौन सा हाल होगा आपका आगे के विषय में सोचिए। साथियों व्यक्ति वही अच्छा होता है जो भविष्य के विषय में सोचे। वर्तमान में जीने वाले भविष्य को गंवा देते हैं। इसलिए यहाँ पर बिहारी बता रहे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इस पराग और मधुर मधु के चक्कर में नहीं विकास, इससे विकास होने वाला नहीं है। क्योंकि हे अली, तुम जो इस कली पर मंडरा रहे हो, इसके पराग को, इसके मधुर मधु को, और इस विकास में लिप्त हो, इस विकास से आपका पतन होने वाला है, क्योंकि आगे का तुम्हें सुध नहीं है। ये बिहारी जी बता रहे हैं। और ये बिहारी जी ये जब बताए, इस दोहा को जयसिंह पढ़े, तो इसमें साथियों काव्य प्रयोजन की बात अगर की जाएगी तो कांता सम्मत उपदेश, माने प्रिय पत्नी का जैसे कोई मीठा उपदेश सुन करके आपको जीवन में ज्ञान आ जाए, उसी तरह से मधुर वचन को सुन के, पत्नी के समान मधुर वचन को सुन करके यहाँ राजा जयसिंह को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तुरंत वो अपनी माया को त्यागते हैं, अपनी वासना का त्याग करते हैं, अपनी काम पीड़ा को वहीं समाप्त करते हैं, और नई दुल्हन का जो नई नायिका के बंधन में बंधे थे उससे मुक्त होकर के राजपाट में फिर ध्यान देते हैं। और यहीं से बिहारी पहले राजश्रित कवि होते हैं। साथियों इस तरह से हमने अन्योक्त और समासोक्त के उदाहरण से आपको अन्योक्त और समासोक्त अलंकार के विषय में बताने का प्रयास किया है। हमें लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साथियों अगर आपको ये पसंद आए तो इसे आप ज़रूर अपना स्नेह, प्यार और दुलार दीजिए। धन्यवाद।